हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आप ये जो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। एक सही स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि मैं एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। तो वो स्ट्रैटेजी सबको ही करते हैं, सबको ही प्लान करते हैं, पर आखिर में जंग वही जीतते हैं जिनका स्ट्रैटेजी, जिनका जो प्लानिंग है जितना बढ़िया हो। सही ना? तो ये जो एग्ज़ाम है आपके लिए एक जंग की तरह ही है। सबके साथ सब लड़ाई कर रहे हैं, आखिर में वो जीतेगा जिनका स्ट्रैटेजी प्लान जितना बढ़िया होगा। सही है? तो देखो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो को एकदम लास्ट तक देखो। लास्ट तक देखने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं, समझ के देखो। जो समझ के देखेगा वही, मतलब अगर अपने जो एग्ज़ाम है, अपने प्रिपरेशन है, उसमें अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जो आधा अधूरा वीडियो छोड़ के उल्टा सीधा कमेंट करने लगेगा उनके लिए और क्या ही मैं बताऊँ। ठीक है, आप अपना मर्जी जो करना है करिए, पर जो सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर लास्ट तक देखो। देखो, इसमें मैं कुछ लिखा बोर्ड में जो आप सबको ही जानते हैं कि पार्ट ए में सब्जेक्ट कितना है। मैथमेटिक्स है, जीआई एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। देखो, और पार्ट बी में क्या है? ट्रेड सब्जेक्ट है। ये सबको ही पता है, सबको इसमें ही पढ़ाई करते हैं। पर आपको ना किसी भी एग्ज़ाम, बस मैं इसी की नहीं बात कर रहा हूँ, आरआरबी एलपी की बात नहीं कर रहा हूँ। इन फ्यूचर जो भी एग्ज़ाम है, उम्मीद है इसमें आपका हो जाएगा। फिर भी जो कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम देने से पहले, प्रिपरेशन शुरू करने से पहले सही से ना सिलेबस को थोड़ा देख लेना। सिलेबस ऐसे ही नहीं दिया रहता है। वो जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपका जो स्ट्रैटेजी है उस सिलेबस में तय होता है। सिलेबस ऐसे नहीं दिया जाता है। किसी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस फालतू में दिया नहीं जाता है। सिलेबस हमेशा ये ऐसा नहीं है कि आप सेकेंडरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं। आप जिस नौकरी में जा रहे हैं, जनरली उस नौकरी के रिलेटेबल जो सब्जेक्ट है उसी को ही सिलेबस में जनरली दिया रहता है। तो देखो, इसमें ये जो है चारों सब्जेक्ट है। पार्ट ए में जनरली 3 सब्जेक्ट है: मैथमेटिक्स, जीआई एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को अलग करके लिखा इसीलिए क्योंकि ये दोनों एक नहीं है। उधर क्या लिखा है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब देखो, जब इंजीनियरिंग की बात आती है ना, बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि देखो, पहले हम लोग 2018 की बैच थे तो ये सिलेबस हम लोगों के लिए एकदम नया था। कोई रेफरेंस क्वेश्चन भी नहीं था। गूगल में सर्च करके भी कुछ रेफरेंस कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हम लोग ये एग्ज़ाम दिए थे ना। इसीलिए हम लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन में थे, क्या से क्या आएगा। इंजीनियरिंग का मतलब बस इंजीनियरिंग है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या? मतलब ये सब में फंस गए थे। पर आप लोगों के लिए ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पिछले साल की बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी गूगल में पड़े हुए हैं, आप देख भी चुके हैं। तो अब सिलेबस पूरा क्लियर है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसीलिए मैं दोनों को अलग करके लिखा, क्योंकि प्रिपरेशन भी आपको दोनों को अलग करके ही करना पड़ेगा। ठीक? तो देखो, अब जब ये चारों सब्जेक्ट आपके पास है तो आप थोड़ा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी समझ लो, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें तो दिया नहीं गया। पर आप अगर इसी जो बेसिक साइंस की जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग छोड़ो, जनरल साइंस सब्जेक्ट से आप जूनियर इंजीनियर की जो सिलेबस है वो देखोगे, तो उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ उससे ही मिलता जुलता इसमें भी है। ठीक है? तो इसीलिए उसी को थोड़ा मानो के वैसे ही देगा कि जो आपका सीबीटी 1 में जैसे दिया गया था वैसे ही सीबीटी 2 में भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जिसका आपको अच्छा खासा जो एक आइडिया मिल जाएगा जूनियर इंजीनियर की सिलेबस से। ठीक है? तो रेलवे अब देखो बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है। रेलवे में मॉडिफिकेशन, इसीलिए पहले ग्रुप डी में जो आईटीआई मैंडेटरी कर दिया था, फिर जो भी है हटा दिया। इस बार तो आईटीआई नहीं रहेगा, मैंडेटरी नहीं होगा। तो जो भी है, हम लोग रेलवे में है तो हमें पता है कि रेलवे अभी बहुत अपग्रेड कर रहा है खुद को। तो इसीलिए आपको ये जो सिलेबस है, सिलेबस से ही पता चलेगा कि
रेलवे चाहते हैं कि ज़्यादा जो साइंस बैकग्राउंड हो, जो साइंस बैकग्राउंड तो नहीं छोड़ो, साइंस पता हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी पता हो, मैथ पता हो, कैलकुलेशन आते हो, ऐसे कैंडिडेट। साथ में रेलवे ये भी चाहते हैं कि आप दुनियादारी के बारे में थोड़ा नॉलेज भी रखो। इसलिए आप नोटिस करोगे कि सीबीटी ऑन में करंट अफेयर्स दिया गया था। पर देखो सीबीटी 2 की जब बात आते हैं तब सीबीटी 2 एकदम कोर सब्जेक्ट में चला जाता है। मतलब आपका जो बेसिक चेकिंग सीबीटी ऑन में कर लिया, अब सीबीटी ऑन से अब सीबीटी 2 में आ गए, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जो बेस है, कोर सब्जेक्ट है, कोर है, उसमें कितना नॉलेज है वो चेक करेगा, जो जिस ड्यूटी में आप जा रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखोगे सीबीटी 2 में करंट अफेयर्स बोलिए या फिर जनरल अवेयरनेस बोलिए, वो रखा नहीं गया, ठीक है। अब देखो सिलेबस में, अगर सिलेबस को थोड़ा मार्क्स वाइज थोड़ा देख लेते हैं तो उसमें क्या जैसे नोटिफिकेशन पे है नहीं, पर पुराना जितना क्वेश्चन है वो उठाओगे तो इसके आसपास दिखेगा। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बता रहा हूँ कि ये है, इसके आसपास ही है, ये मिलेगा कि मैथ से करीब करीब 35 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। जीआई से करीब करीब 25 के आसपास क्वेश्चन है। बेसिक साइंस देखो, मैं ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ना, ये मैंने लिखा है, पर इसमें 2 सब्जेक्ट को मैंने छूट दिया जो बेसिक साइंस के अंडर ही उसको माना, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब किया मैंने उसको मैंने अलग से लिखा है। क्या है? बेसिक साइंस। बेसिक साइंस मतलब एग्जैक्टली साइंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये जो सब्जेक्ट है, ये जो जितना इधर है, यूनिट मेजरमेंट, मास वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 सब्जेक्ट है, ये 7 सब्जेक्ट में से करीब करीब 25 के आसपास नंबर पूछ सकता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग से करीब करीब 7, मतलब 7 मार्क्स के आसपास पूछ सकता है। आईटी से 4 और एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है उसमें से 4। इसके मतलब मानो कि ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, इसमें से करीब करीब 40 के आसपास क्वेश्चन सवाल एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ही थोड़ा सही से आपको समझना पड़ेगा। इसमें मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट, मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिसमें थोड़ा प्रैक्टिस करने से आपको, मतलब इसके लिए ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं पड़ता है, ज़्यादा परेशानी होना नहीं पड़ता है। आप अपने प्रिपरेशन के टाइम जो सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा, मतलब प्रिपरेशन में सही से करेंगे तो एग्ज़ाम में जो करेंगे उसमें से कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, कुछ कन्फ्यूज्ड ही आप नहीं रहेंगे। जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे, हाँ ये गलत हो सकता है, वो भूल हो सकता है। जो क्या है, 2 सब्जेक्ट है, मैथ एंड जीआई, जिसमें कितना नंबर है आपका, जो है आपका ये है 40, करीब करीब 60 नंबर। ये 60 नंबर एकदम मार्क्स कैरिंग, मतलब ये आप सही से करेंगे। जिसके लिए देखिए जीआई प्रैक्टिस के टाइम सही से प्रैक्टिस करेंगे तो जीआई के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। एकदम मतलब कुछ याद करना नहीं पड़ेगा, हाँ ये था वो था वो था, कुछ नहीं। मैथ भी वही है, आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला जितना है वो ऐसे ही आपके दिमाग में घुस जाएगा कि बाद में उसको याद नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली जब पेन पेपर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 नंबर, ये जो है 60 नंबर एकदम मार्क्स कैरिंग सब्जेक्ट, मतलब सही से इसको देखेंगे प्रैक्टिस के टाइम तो ये 60 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो आपका मेन फोकस ये है, मेन फोकस इसमें 60 नंबर में ही रहना चाहिए। देखो इस बार जो आपका जो सीबीटी 2 में या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो है, आप टारगेट में रखेंगे कि 75 के आसपास मार्क्स आपको उठाना है। हालांकि इससे ज़्यादा आपको मार्क्स उठाना, मतलब जितना अच्छा है मार्क्स उठाएंगे उतना ही बढ़िया है, पर आप कोशिश करेंगे कि मिनिमम 75। इसका बहुत सारा फ़ायदा है जो आगे बताएंगे, बहुत सारा फ़ायदा है जो आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये 60 में आपको जितना नंबर मिलेगा उतना आप इसमें देखो बेसिक साइंस में आप गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि बेसिक साइंस में जितना सारा क्वेश्चन पूछेगा आप 100% उसका आंसर दे पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ आगे मैं बताऊंगा
इसके लिए भी कुछ स्ट्रैटेजी है, बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वही सेम है, आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। मुझे पता है कि अगर आप आईटीआई करके आए तो आईटीआई में जो आप उतना कोई पढ़ता नहीं है, वो एक पार्ट टाइम सब्जेक्ट के हिसाब से सब जनरली बहुत कैंडिडेट है जो सीरियसली करते हैं, पर बहुत कैंडिडेट है उसको पार्ट टाइम सब्जेक्ट जो कोर्स है उस हिसाब से उसको पढ़ते हैं। इसलिए मुझे पता है कि आईटीआई में आप ड्राइंग को अच्छे से नहीं देखा होगा, ट्रेड को अच्छे से नहीं देखा होगा। इसीलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपके लिए एक बेस्ट बुक बता रहा हूँ, आप उसको ले लीजिए। जो है जीके पब्लिकेशन की एक बुक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीके पब्लिकेशन की एक बुक होता है, वो पतला बुक है, उसको आप सही से करेंगे और मैं आगे भी उसका प्लानिंग बताऊंगा। तो ये जो 7 नंबर है वो आराम से आप ला पाएंगे। ठीक है, फिर आईटी है, आईटी के लिए बुक है, वो भी बताऊंगा। फिर ईवी, देखो एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है उसमें से थोड़ा कंफ्यूज है, आप कितना उसमें से ला सकते हैं, क्योंकि ये आप कितना पढ़ेंगे, सही ना। ईवी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये हर क्लास में है, पर इसमें से क्या कहाँ से कहाँ कहाँ पूछेगा वो डाउट है। उसमें से आप वो गारंटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते कि ये 4 नंबर आपके लिए आपको ऐसे ही मिल जाएगा, या फिर ये आईटी से जो 4 नंबर है वो ऐसे ही चुटकी में मिल जाएगा। ये दोनों जो 8 नंबर है इसमें बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए आपको ये 60 में 60 टारगेट करना पड़ेगा। और बाकी जो साइंस है, साइंस के लिए तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, तो आपको खुद पता है कि साइंस में क्या कहाँ से क्या पूछता है, और आपको खुद पता है। तो ये 25 में आप जितना उठा पाएंगे उठा लीजिए। और ईडी में वही बुक से देखिए तो 7 नंबर बहुत आराम से मिल जाएगा। अब देखो, ऐसा इतना ही नहीं, बस इतना ही नहीं, आगे ये भी थोड़ा समझो। अच्छा, एक चीज़ कभी सोचा है कि साइंस में जो बेसिक साइंस है उसमें क्यों बायोलॉजी, क्यों केमिस्ट्री को इंक्लूड किया नहीं गया? थोड़ा सोचिए, कभी सोचा नहीं होगा। फिर भी देखो, ये भी सोचा नहीं होगा कि फिजिकल साइंस मतलब फिजिक्स से तो सब्जेक्ट इसमें दिया है, पर फिजिक्स में ओनली ये 7 सब्जेक्ट ही क्यों दिया है, बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं है इसमें? ये कभी सोचा है? ये सोचोगे तो आप ये जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा क्यों ये 7 सब्जेक्ट दिया गया है। देखो, जो आप डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, जो कोर्स आपने किए हैं ना, उसमें आप सिलेबस को उठाइए। आप जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जितना भी आप ट्रेड सब्जेक्ट है, हो सकते हैं आपको इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कंप्यूटर नहीं, आपका वो हीट इंजन हो सकता है, फिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डीजल मैकेनिक हो सकता है। तो आप वो सिलेबस को थोड़ा उठाइए, उठा के देखिए कि उसमें सिलेबस एक्चुअली क्या है। और रेलवे बोला ना कि आपका जो ट्रेड है उसका ही सिलेबस देगा, तो उसी में बस आपका ट्रेड भी नहीं है, उसमें जनरल सब्जेक्ट भी है। आप याद करिए, अगर आप डिप्लोमा क्वालिफाइड है तो फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट था? फिजिक्स पढ़ना पड़ा था आपको, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा था आपको, मैथ करना पड़ा था आपको। आईटी में सोचिए, डीजल मैकेनिक को छोड़ के बाकी सब 2 साल की है, उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ा था? सब कुछ पढ़ना पड़ा था। तो आप उसमें जो सिलेबस है, जो फर्स्ट ईयर की सिलेबस या फिर इनिशियल जो सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस, उसमें देखेंगे ये जो है ना फिजिक्स से, ये जो 7 के 7 सब्जेक्ट मैक्सिमम ट्रेड में इंक्लूडेड है, इसीलिए ये 7 सब्जेक्ट दिया गया। हालांकि और भी सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन हर क्लास में अभी मैंडेटरी है, ये समझो। क्लास 10th में भी मैंडेटरी है, 12th में भी मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन में भी मैंडेटरी है ईवीएस। इसीलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। ऐसे ठीक इसी तरह जो आईटी लिटरेसी है ना, वो भी देखेंगे आपके ट्रेड सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। आप अगर डिप्लोमा किए हैं मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, उसमें भी देखेंगे आपको, याद करिए आईटी पढ़ना पड़ा था आपको, ठीक है। आप आईटीआई के हैं तो उसमें भी आप याद करिए कि आईटी लिटरेसी आपको देखना पड़ा था। इसीलिए यही बस सब्जेक्ट को उसमें इंक्लूड किया गया है। ट्रेड को बस टेक्निकल को पार्ट को अलग करके बाकी जो है उस पार्ट को, मतलब मान लीजिए एक तरह से आपने जो डिप्लोमा फिर आईटीआई किए हैं, वही जो 2 साल 4 सेमेस्टर
3 साल 6 सेमेस्टर, उसी के बारे में ही एग्जाम होगा जो CBT2 है। उसमें बस दोनों पार्ट को अलग करके दिया गया और कुछ पार्ट को हटा दिया, कुछ पार्ट को लिया गया, ठीक है। इसीलिए वो जो इनिशियल सब्जेक्ट है, इनिशियल जो पार्ट है, उसी को ही ये 7 सब्जेक्ट है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन और IT लिटरेसी। सोचिए, इसीलिए आपको ये जो 7 सब्जेक्ट है, इसमें से न्यूमेरिकल डेफिनेटली करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को इग्नोर करेंगे तो आपका CBT2 खत्म। खत्म का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दे रहे, एग्जाम में आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, और इस बार तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन और भी पूछेगा, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछेगा। न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो स्मार्टली, इसीलिए मैं इसमें बताया, क्योंकि अब दूसरे की तरह नहीं कर रहे हो कि सब कुछ ना समझ के पढ़ रहे हैं। आपको पहले एक कॉमन सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि ये दोनों है, पार्ट ए, पार्ट बी को बस आपको क्वालिफाई करना है, 35% नंबर से क्वालिफाई करना है, ठीक है। पर इसका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ा नहीं जाएगा, पर इसमें आप फेल करेंगे तो आप पूरा फेल है। और पार्ट ए की नंबर है वो मेरिट लिस्ट में जाएगा, 2 मेरिट लिस्ट में जाएगा। एक तो है साइको देने के लिए, और 2 क्या है, सेकंड क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। तो ये 2 जगह ये काम में आएगा, CBT2 की पार्ट ए की मेरिट लिस्ट। तो पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ए में आपको 75+ टारगेट रखना है, ठीक है। तो इसमें से देखो, कॉमन सब्जेक्ट क्या है दोनों में से, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। आप किसी भी ट्रेड से हो सकते हैं, वैसे हीट इंजन में भी हो सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन में भी हो सकते हैं, जो है टर्नर में भी हो सकते हैं, डीजल मैकेनिक में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट ट्रेड में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है। आप इंटरेस्टिंग बात भी ये भी जानिए कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहाँ जा रहे हैं, आप लोको पे जा रहे हैं, ठीक है। लोको, आपको अगर डीजल मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिल गया, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिशियन देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैकेनिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होके तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है ना। तो मैकेनिकल पार्ट गया, आपको फाइनली इलेक्ट्रिकल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए रेलवे हमेशा इलेक्ट्रिकल के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं, हालांकि करना भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी देखो 2 जगह कॉमन है। आप पहले तो ये जो पार्ट ए की सब्जेक्ट है, तो उसमें भी देखो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। और आपका जो ट्रेड है, आप किसी भी ट्रेड में से हो सकते हैं, ज़्यादातर ट्रेड में आई थिंक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, उसमें भी है। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कॉमन है। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि सबसे ज़्यादा जितना इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछेगा, वो पार्ट ए के लिए भी पूछेगा, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से जो पार्ट बी है उसमें से भी पूछेगा। जो 1, 2, 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा पार्ट बी में, वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से उसमें से 1-2 क्वेश्चन उसमें से ही रहेगा, और बाकी 1-2 क्वेश्चन पूरा सब्जेक्ट में से किसी भी से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आप कॉमन करके पढ़ेंगे। कॉमन करके पढ़ने का मतलब यही है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को आप सही से पढ़ेंगे तो इसमें से आपका ट्रेड का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। करीब करीब ट्रेड में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 7 से 9 क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जो है साइंस में, इसमें से करीब करीब ये जो 25 क्वेश्चन है ना, इसमें से करीब करीब 5 नहीं, हाँ, हमारे करीब 7 से 8 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से पूछते हैं। तो इसमें से मान लीजिए कि 7, इसमें से मान लीजिए कि 7-8, तो 14 से 15 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा और इसमें से भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, सब आपका सेम प्रिपरेशन से हो जाता है। तो इसमें से देखिए, ये 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको कम हो गया, इसमें से जो ट्रेड सब्जेक्ट है उसमें से भी एक सब्जेक्ट कम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मार्ट स्टेप, कि आपको एक करके उसको दोनों को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो साइंस का प्रिपरेशन आपको कैसे लेना है। इसके बाद मैं जो मार्क्स, जो आपको क्या टाइम टेबल लेना है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि
आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको। ठीक है, देखो पहले टाइम टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि साइंस की जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट उस पार्ट आपको उसमें ध्यान देना ही है कि उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सीबीटी ऑन के लिए जो साइंस पढ़े है उसमें तो आप बेसिक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखे हैं, न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान कम दिए। अब देखो सीबीटी 2 कोर सब्जेक्ट में आ गए तो आपको न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो देखेंगे, देखो 10 घंटा आपको मिनिमम देना पड़ेगा आपके लिए। आपके लाइफ से मैं 10 घंटा मांग रहा हूँ, मेरे लिए हम नहीं मांग रहा हूँ, आपके लिए मांग रहा हूँ, उसको आप ही यूटिलाइज करेंगे। पर ये जो प्लानिंग है, इस प्लानिंग के लिए 10 घंटा आपसे मांग रहा हूँ। ठीक है, 10 घंटा आपको देना पड़ेगा। 14 घंटा आपके लिए है, 14 घंटे में आप घूमना फिरना सोना जो करना है करिए। तो आप ना देखिए, और 10 घंटा आपको सही से देना पड़ेगा। ठीक है, 10 घंटा में कितना है, पहले ये देखो कि आपको ये जो ट्रेड है इसके लिए क्या देना पड़ेगा। देखो ट्रेड के लिए मेरा मानना ये है कि अगर आप एकदम भी नहीं जानते ट्रेड में, एकदम बिल्कुल भी, वैसे हीट इंजन के लिए जो है उनको मेरा जो नोट्स है वो अगर ले लिए तो उसमें से आप देखो नोट्स, वही नोट्स पढ़ के मैं क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, तो वही नोट्स आपके पास है तो आपके लिए बहुत अच्छा आसान है। ठीक है, वो बहुत बढ़िया काम में आएगा आपके लिए। और उसके साथ साथ ड्रॉपर क्लास से आपको नोट भी मिल जाएगा। dropperclass.com से आपको हीट इंजन के लिए जो मॉक टेस्ट है बढ़िया से मैंने क्वेश्चन उसमें खुद सिलेक्ट किया है, जो एग्जाम में पूछते हैं वही वाला क्वेश्चन उसमें है। तो वो भी प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो देखेंगे, क्लास करेंगे, तो मतलब हीट इंजन ऐसे चुटकियों में वो क्वालिफाई कर लेंगे 35% नंबर से। पर दूसरे जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मॉक टेस्ट dropperclass.com में है, उसमें भी आप देखेंगे तो एक बढ़िया आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी जो है उसके लिए अगर आप ट्रेड बिल्कुल भी नहीं जानते तो आप हर दिन, अभी देखो अभी टाइम बचा है, बस अभी फाइनल जो रिजल्ट भी नहीं निकला है, फाइनल कुछ नहीं निकला है, तो करीब करीब फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं, फरवरी टू मार्च के आसपास एग्जाम हो सकता है। तो आपके लिए ये जो 10 घंटा है उसमें से जो ट्रेड के लिए है ओनली 2 घंटा देना पड़ेगा, 2 आवर्स ओनली, 2 घंटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 घंटा में आपको बस अपना ट्रेड देखना है। उसमें से ये जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है ये नहीं, ये अलग है, ये सब्जेक्ट ये 2 घंटे में इंक्लूडेड नहीं है, ये 2 घंटे अलग है। ठीक है, फिर देखो क्योंकि आप मैथ ऑलरेडी पहले से करते आए हैं तो मैथ के लिए अलग से कुछ टाइम नहीं, मतलब अलग से ज़्यादा टाइम नहीं है, रेगुलर जो टाइम है मैथ के लिए, रेगुलर के लिए 2 घंटा। ठीक है, 2 आवर्स। जीआई के लिए 2 घंटा बहुत ज़्यादा है, जीआई के लिए 1.5 घंटा आप देंगे। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आप देंगे, 1.5 घंटा देंगे तो बहुत काफ़ी है। ठीक है, 1.5 घंटा देंगे तो बहुत काफ़ी है जीआई के लिए। बट देखो बेसिक साइंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक साइंस में से इतना सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट में से आपको बेसिक साइंस में से आपका जो मार्क्स है डिसाइड होगा, क्योंकि मैथ और जीआई ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करके आए हैं। तो इसमें जो 60 नंबर है, ये जितना आप इसमें से जितना नंबर उठा पाए तो उठा लीजिए, क्योंकि ये दोनों ट्रेड आपको, दोनों सब्जेक्ट ये है, आपको सीबीटी ऑन में भी पूछा था, सीबीटी 2 में भी पूछेगा। तो इसका प्रैक्टिस बहुत शुरू से आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया, इसके लिए ओनली 3.5 घंटा के आसपास मैंने टाइम रखा है। हो सकता है इसको आप 4 घंटा भी कर लो, ठीक है, दिक्कत नहीं है तो कर लो। बेसिक साइंस के लिए एटलीस्ट आपको 2 घंटा देना पड़ेगा, अगर आपका अच्छा नहीं है तो 2 से 2.5 घंटा आपको देना पड़ेगा बेसिक साइंस के लिए। ठीक है, ये हो सकता है कि जो इसको आप 3 घंटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 3 घंटा भी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस में आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट बी के लिए भी काम में आएगा। तो 3 घंटा मानिए कि 3 घंटा इसके लिए देना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 2 4 और 3 7 घंटा हो गया। ठीक है, अब देखो जो बाकी सब्जेक्ट है ना, एनवायरमेंटल के लिए, एनवायरमेंटल नहीं छोड़ी, सॉरी, ये जो ईवी है, मतलब ये जो ईडी है, यानी आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके लिए 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा काफ़ी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जीके पब्लिकेशंस की एक पतला बुक देखेंगे तो उसमें से 1 घंटा काफ़ी है, 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो ये गया आपका जो ये साइंस गया, और इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन और आईटी के लिए भी आपको एटलीस्ट 1.5 घंटा देना पड़ेगा। 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 4, 7, 8, 9, 9.5 घंटे के आसपास हो गया। अब देखो जो बाकी कितना बाकी और कुछ बचा नहीं है, तो ये जो 9.5 घंटे के मैंने हिसाब दिखाया, अब इसको आप अपने हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि अगर आपका ट्रेड अच्छा है तो ये जो 2 घंटे की टाइम मैंने बताया, ये 2 घंटे की टाइम आपको घटा के 1.5 घंटे के आसपास करो और बाकी टाइम इधर उधर मैनेज करो। अब देखो न्यूमेरिकल जो पार्ट है ना, वो कहाँ से करेंगे। देखो जो एनसीईआरटी की बुक है, टेक्स्ट बुक है, क्लास 10 की बुक है, उसमें ये 7 सब्जेक्ट को खोलो, ठीक है। 7 सब्जेक्ट को खोलो तो देखोगे उसमें हर टॉपिक के पीछे 2-3 करके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। मैंडेटरी दिया जाए मतलब दिया रहता ही है हमेशा। अब रेजिस्टेंस के बारे में दिखाया तो रेजिस्टेंस के 1-2 क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल। तो कुल मिला के एक सब्जेक्ट में से 15 के आसपास क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो उसमें रहता है। तो बस उसी को ही आप देखो, और किसी और मतलब ज़्यादा नहीं, एकदम बेसिक से देखना पड़ेगा आपको। सबको पता है कि रेजिस्टेंस से आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन पूछते, सबको पता है। पर एग्जाम में बहुत कोई कर नहीं पाते। पता है तो आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसको सही से देखते नहीं है, सही से उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सबको पता है कि जो हीट एंड टेम्परेचर से फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्शन एग्जाम में पूछ सकते हैं, सबको पता है। पर एग्जाम में छोड़ के आते हैं क्योंकि उसको हल्के में लिया, उसको सही से करा नहीं। इसीलिए जो एनसीईआरटी की बुक है, जो बंगाली मीडियम से आते हैं, जनरली देखो जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक है वो एनसीईआरटी सिलेबस फुलफिल मतलब एकदम फॉलो नहीं करता है, मतलब एकदम 100% फॉलो नहीं करता है, कुछ फॉलो करता है। पर एनसीईआरटी की जो सिलेबस है वो बंगाली मीडियम की बुक फॉलो नहीं करते। इसलिए बंगाली कैंडिडेट जो है वो त्रिपुरा गवर्नमेंट की बुक आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो सिलेबस है त्रिपुरा गवर्नमेंट की जो बुक है वो बंगाली वर्जन में है, वो क्योंकि उधर त्रिपुरा के जो मदर टंग है वो भी बंगाली है, तो वो जो बुक है बंगाली में है और वो बिल्कुल एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं। तो इसीलिए आपको बंगाली मीडियम होगा तो त्रिपुरा गवर्नमेंट की बुक डाउनलोड करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, करके आप वो रेगुलर देखिए, ठीक है। उसमें जितना न्यूमेरिकल है वो वाला पार्ट उधर से आप पीडीएफ प्रिंट कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो वो कॉपी में लिख के उसको रेगुलर देखो। वही 7 सब्जेक्ट के पीछे जो है 15 से 20 क्वेश्चन जो भी है, 20 तो नहीं रहता है, 15 के आसपास रहता है, तो कुल मिला के ये जितना भी है 100 के आसपास होगा आपका जो टोटल न्यूमेरिकल है मार्क्स। तो ये वाला बस देख के देखो, इसके ही आसपास क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। और बाद बाकी जो देखो आपका जो सीबीटी ऑन में जैसे ही था वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं। आईटी लिटरेसी के लिए अरिहंत की एक बुक होता है, वो भी पतला वाला है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अरिहंत की वो बुक आप ले लो। उसमें आईटी और ईवी ये दोनों के लिए मैंने जो बताया 1 से 1 घंटे के आसपास इसके लिए टाइम दो, ठीक है। 1.5 घंटे के आसपास टाइम दो। और हाँ देखो, ये चीज़ सब कोई भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं कि रेगुलर मॉक टेस्ट, एक बढ़िया नंबर के पीछे बस एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? रेगुलर मॉक टेस्ट। आपको एटलीस्ट रोज एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई माफ़ी नहीं, ठीक है। एक देना पड़ेगा। हो सकता है आप जहाँ से परचेस किए हैं उसमें इनफ नहीं है तो दूसरी वेबसाइट देखिए, तीसरी वेबसाइट देखिए, ऑनलाइन फ्री है। जो ट्रेड में है, हीट इंजन में है, उसके लिए मेरे dropperclass.com में है हीट इंजन के लिए मॉक टेस्ट, वो देखिए। रेगुलर एक करके या फिर 2-3 दिन छोड़ के एक आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। इसमें आपका टाइम जो है वो भी ठीक हो जाएगा और इसमें ऑनलाइन जो आपके
कॉन्फिडेंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा करना है, ठीक है। ऐसे ही देखो 60 में 60 उठा सकते हैं आप, कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और 75 मैंने टारगेट किया है, और जो 15 है 40 में से उठाना है आपको, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। आप अच्छे से पढ़ो। देखो ज़्यादा नंबर लाने का फ़ायदा ये है कि आप अगर एकदम फास्ट के पेज में आ गए तो आपके जो नज़दीक जो लॉबी है, नज़दीक जो लॉबी पता है आपको, जो ये जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्टिंग, लोको पायलट की पोस्टिंग, गार्ड की पोस्टिंग हमेशा लॉबी में होता है। तो आपके घर के पास जो लॉबी है वो मिल जाएगा आपको। आप नंबर ज़्यादा लाएंगे तो ये फ़ायदा आपके लिए है, ठीक है। ये सब कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से मैं आया ना। आपको एकदम टॉप में आ गए ना, तो फर्स्ट जिसमें आप उंगली रखेंगे कि ये वाला लॉबी मुझे चाहिए, तो वो वाला लॉबी में आपको दे देगा, ठीक है। ये ध्यान रखो। अगर उसमें खाली होगा तो, खाली नहीं होगा तो कैसे होगा, डेफिनेटली देगा, ठीक है। तो ये ध्यान ध्यान रखो। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको कुछ अच्छा ही नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा नॉलेज मिला होगा और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप आपको सैल्यूट है बॉस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक भी कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, चलते हैं भाई।